नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का आज 73वां जन्मदिन है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार जन्मदिन पर केक नहीं काटा जाएगा। पार्टी की ओर से 73,000 गरीब परिवारों को भोजन कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक प्रखंड में कम से कम 151 गरीब परिवारों को भोजन कराने का लक्ष्य पार्टी ने कार्यकर्ताओं को दिया है। वहीं तेजस्वी यादव अपने पिता का जन्मदिन मनाने रांची पहुंचे हैं। इस दौरान वे बिहार की राजनीति को लेकर चर्चा भी करेंगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद का आज 73वां जन्मदिन है। हालांकि इस बार इनकी पार्टी अपने नेता के जन्म दिवस को बड़े ही सादगी के साथ गरीब सम्मान दिवस के नाम से मनाएगी। गरीब सम्मान दिवस के तौर पे आदरणीय लालू जी का जो जन्मदिन है वो हम मनाएंगे। और आप जान रहे हैं जिस विपरीत स्थिति में हमारा देश गुजर रहा है, खासतौर पे सबसे ज्यादा जो मरमाहत है वो गरीब मजदूर है। और काफी लोगों की बहुत मौतें भी हो गई हैं भूख की वजह से। तो इस बार का हम लोगों ने निर्णय लिया है कि केक काट के अगर केक कटेगा भी तो गरीब में बटेगा और उनको जो है खाना खिलाने की। और लगातार हम लोग भी गरीबों को लेकर के लालू रसोई पहले से भी चलता रहा है। गरीबों के सम्मान के लिए ये जन्मदिन जो है हम लोग मनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी कहते हैं कि इस बार हम लोग उन तमाम गरीब जनता के उन्हीं थाली में भोजन परोसेंगे जिसे बजाकर उन गरीब जनता ने बीजेपी के वर्चुअल जनसंवाद का प्रतिकार किया था। गरीबों के थाली में भोजन और आदरणीय लालू जी के प्रति जो हमारा सम्मान है, हम कोई तोहफा नहीं देंगे। जो हमारे इस बिहार के 72,000 बूथ, हर बूथ पर 31 लोग की कमेटी जो हमारी बनी है, हम उसी की सूची उनको सुपुर्द करेंगे। वहीं आरजेडी की इस तैयारी पर जेडीयू ने तंज कसा है और कहा है कि ये तमाम कोशिश लालू प्रसाद ने 2005 और 2010 में किया था, लेकिन परिणाम इसके विपरीत आया था। बूथ सूची बना बना के थक गए और कुछ उखाड़ ही नहीं पाया, पहुंच गए होटवार जेल। लालू जी बूथ सूची नहीं बनाते थे क्या? 2005 में, 2010 में, 2015 में लालू जी ने बनाए थे। तेजस्वी तो पहली बार कर रहे थे। जब पिता थक के पहुंच गए होटवार जेल तो ये 72,000 क्या 72 लाख बना ले, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आरजेडी के अंदर खाने से जानकारी ये भी मिली है कि तेजस्वी और लालू के इस मुलाकात के दौरान एमएलसी चुनाव और चुनाव से जुड़े प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा होगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज रिम्स में लालू प्रसाद से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई देंगे। देर शाम तेजस्वी यादव रांची पहुंचे, जहां मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने उनका स्वागत किया। इस दौरान तेजस्वी ने बताया कि वे इस बार बेहद सादगी से पिता का जन्मदिन मना रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार केक नहीं कटेगा, वहीं पार्टी की तरफ से गरीबों को खाना खिलाया जाएगा। लालू प्रसाद के 73वें जन्मदिन पर पटना में लगे एक पोस्टर के बहाने विरोधियों ने हमला बोला है। हमला बोलने का तरीका भी थोड़ा हटके है। पोस्टर में लालू प्रसाद की 73 संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है और इसमें दावा किया गया है कि सारी संपत्ति लालू प्रसाद की ही है। इस पोस्टर में पटना से लेकर गोपालगंज की फुलवरिया तक की संपत्ति का जिक्र है। और इन सब के बीच सीएम नीतीश लगातार जेडीयू कार्यकर्ताओं से मंथन कर रहे हैं और पार्टी को बूथ लेवल तक मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में नीतीश कुमार ने सीधे लालू राबड़ी को टारगेट पर लिया और विकास के एजेंडे को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया कि वे 15 साल के शासनकाल में हुए विकास को जनता तक पहुंचाएं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और पार्टी के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आ चुके हैं। तभी तो पार्टी कैडर के साथ वे लगातार संवाद कर रहे हैं और रोज जेडीयू कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र दे रहे हैं। बुधवार को संवाद के चौथे दिन नीतीश कुमार ने 9 जिलों के कार्यकर्ताओं से डिजिटल बातचीत की और रणनीति पर चर्चा की। नीतीश कुमार का फोकस
इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करना है। साथ ही चुनावी एजेंडे पर प्रमुखता से कार्य करना और सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। लगातार संवाद कर नीतीश कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं ताकि असेंबली चुनाव में जीत में कोई चूक न रह जाए। तो चुनाव में फिर जनसभा होगी कि नहीं होगी, किस प्रकार से दूर दूर रख करके कार्यक्रम होगा, कितने दिनों में प्रोग्राम चलेगा, ये सब बात तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। लेकिन अब दिन ज्यादा नहीं है जी, अगस्त तक ही ना हम लोग को काम करना है। और सितंबर से तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी और वो नवंबर तक के बीच में उनको चुनाव कराना है। अब जब बात बिहार के चुनावी तैयारियों की हो रही है तो सियासत के अपने बड़े भाई लालू और उनकी फैमिली पर हमला करना कैसे नीतीश छोड़ देते। 15 साल पति पत्नी का राज था, क्या बुरा हाल था। कहीं सड़क था जी, कहीं बिजली थी, लोग घर से निकलने में डरते नहीं थे। कितना सामूहिक नरसंहार हुआ था, कितना सांप्रदायिक दंगा होता था, क्या नहीं होता था। और सबको हम लोगों ने नियंत्रित किया, संभाला। आज क्या स्थिति, अब किसी को डर लगता है? हाँ, कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले लोग होते ही हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, सब लोगों का दिमाग ठीक नहीं होगा, कुछ तो बाएं दाएं सोचने वाला रहता ही है। नीतीश कुमार ने ये बातें कार्यकर्ताओं से कही और चुनाव में जी जान से जुट जाने का निर्देश दिया। जेडीयू कैडर को नीतीश कुमार का संवाद मंत्र 7 जून से शुरू हुआ, जो अब 12 जून तक चलने वाला है। नीतीश कुमार के चुनावी टिप्स के पीछे जेडीयू की रणनीति छिपी है। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का फोकस है और 2020 का सियासी संग्राम 15 साल बनाम 15 साल पर फोकस किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार की सत्ताधारी पार्टियां पूरी तरह चुनावी मोड में है। नीतीश कुमार पिछले 4 दिनों से कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, तो आज से बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के घर तक पहुंचने के कवायद में जुट जाएंगे। 30 जून तक पूरे बिहार में यह कार्यक्रम जारी रहेगा। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसकी शुरुआत पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 19 से होगी। पार्टी ने इसका नाम जनसंपर्क अभियान रखा है। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घरों पर जाकर मोदी सरकार के काम के बारे में जानकारी देंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग स्थितियां विपरीत हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 1 वर्ष का कार्यकाल पत्रक के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से हम सीधे जनता के पास जाएंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा। केवल 2 कार्यकर्ता घर पर जाएंगे और यह पत्र भी देंगे, 1 वर्ष के कार्यकाल का हिसाब भी देंगे और जो भी उनका फीडबैक है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, उसको भी लेकर के और वह फीडबैक पार्टी को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर लगातार दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कैसे बनेगा पटना स्मार्ट सिटी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सालों बीत जाने के बाद भी नगर निगम की स्मार्ट पटना के लिए बनी नवरत्न योजनाएं आज भी खटाई में है। राजधानी पटना का नाम जब स्मार्ट सिटी बनने वाले शहरों में शामिल किया गया था, तब ये माना जा रहा था कि अब पटना का दिन भी बदलेगा और शहर चकाचक बन जाएगा। इसे लेकर पटना नगर निगम ने 9 बड़ी योजनाओं की शुरुआत भी की थी, लेकिन सालों बीतने के बाद भी ये योजनाएं अधर में लटकी हैं। 14 करोड़ की लागत से रेहड़ी पटरी वालों के लिए बोरिंग कैनाल रोड में वेंडिंग जोन के निर्माण का काम अधूरा है। वेस्ट मैनेजमेंट की योजना भी अधर में लटकी है। शहर के बीच में ही कचरा डंपिंग किया जाता है। स्मार्ट डस्टबिन लगाने का काम भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। 2 करोड़ की लागत से बने 120 मॉड्यूलर टॉयलेट बदहाल स्थिति में हैं। मंदिरी और सैदपुर जैसे 9 बड़े नालों को ढककर सड़क निर्माण की योजना अभी तक शुरू नहीं हुई। 68 लाख में मॉरेलोक मार्केट कॉम्प्लेक्स के सौंदर्यीकरण का काम भी अधूरा है, जबकि इसी में नगर निगम का कार्यालय भी है। कूड़ा गाड़ियों में जीपीएस लगाने का काम भी पूरा नहीं हुआ है। लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए हेल्प सेंटर की शुरुआत भी नहीं हुई। नक्शा पास कराने के लिए ऑटो मैप सेवा शुरू होते ही बंद हो गई। हालात अब ये हैं कि सत्ता में सहयोगी पार्टी बीजेपी के विधायक भी नगर निगम के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि नगर निगम अभी भी योजनाओं के पूरा होने का खोखला दावा कर रहा है। तो स्मार्ट सिटी की आप कल्पना करते हैं तो जो बड़ी योजना है उसकी स्वीकृति के लिए भी बड़े स्तर पर एक अलग से निर्णय होने चाहिए। और मेरा मानना है कि कई चीज़ों को 1 विंडो सिस्टम में भी लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी योजनाओं को जब तक आप 1 विंडो सिस्टम से नहीं लेंगे तब तक बड़ी योजनाओं को समय पर हम पूरा नहीं कर पाते हैं।
और कभी कभी हम लोग क्या है, हर योजना को न्यू प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है। इससे भी बड़ी योजनाओं का कभी कभी जो समय पर काम हो जाना चाहिए था नहीं हो पाता है। मौर्य लोक का सौंदर्यीकरण का तो काम चल ही रहा है, उसमें वर्क ऑर्डर भी है। इंटरनल जो रेनोवेशन काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पे ही है। एक्सटर्नल काम भी हम लोग उसको जल्दी से पूरा कराएंगे। जहाँ तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को है तो उसमें स्मार्ट सिटी से हम लोग एक प्रपोजल अराउंड 13 करोड़ का है इंटेलिजेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उसको टीएस के लिए बुड़को गया, शीघ्र ही उसका भी टेंडर किया जाएगा। नाला का कवर करने का है तो उसमें कुछ हाई लेवल डिसीजंस है मंदरी और बाकरगंज नाला को लेकर के, वहाँ से जैसे ही कम्युनिकेशन हम लोगों को आता है तो उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। जाहिर है बरसात में डूबने वाले पटना के स्मार्ट सिटी बनने का सपना देखना भी अब बेमानी ही है। एक तरफ पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी बनने के लिए जो बड़ी योजनाएं पटना में चल रही है उसका काम अधर में लटका हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम के इस नाकामी के कारण पटना को स्मार्ट सिटी बनने में और कितना समय लगेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आपको याद होगा पिछले साल मानसून में पटना में हुए जलजमाव ने देश दुनिया में बिहार की भद्द पिटवा दी थी। कुछ ही दिनों में फिर मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन इस बार भी नाला उड़ाही का काम पूरा नहीं हो पाया है अब तक। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा का कहना है कि 3-4 दिन में काम पूरा कर लिया जाएगा। हम लोगों का काम फिनिश हो गया। बड़ी ड्रेन्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। छोटी ड्रेन्स में भी ऑलमोस्ट 50% वार्ड्स में काम कंप्लीट है। ज़्यादातर वार्ड्स में 1 से 2 दिन का काम ही बाकी है। तो हम लोग 13-14 तक सभी काम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से भी अनुरोध करेंगे, डीएम सर से, कि वो भी जांच कराएं इंडिपेंडेंट इंजीनियर से। और हम लोग भी जो कोर्स करेक्शन कहीं पर फीडबैक लेंगे जनप्रतिनिधियों से और बाकी पब्लिक से भी, कहीं पर जो कमियां रहेंगी उनको दूर करें। आगे बढ़ते हैं। खबर बेगूसराय से। यहां एक होटल संचालक पर मजदूरों से जबरन काम करवाने का मामला सामने आया है। संचालक पर आरोप है कि मजदूरों की पिटाई भी की जाती है और पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। मजदूरों ने होटल संचालक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आगे पैसा नहीं देता है, जबरदस्ती काम करवाता है, नहीं जाते हैं तो बहू बेटियों को धमकी देता है, घर से मारता है। ये सब उसका ही पेशा है सर। कमजोर आदमी को मारना उसका सबसे बड़ी पेशा है। बहुत बार मारता है। 6 महीना पहले हम दिए थे, सलाह दिए थे एसपी साहब को, उस सलाह का भी कोई महसूस नहीं किया, फिर जाके उसने दोबारा हमको मारा है। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कहीं बंधुआ मजदूरी होती होगी, बट ऐसा अगर एलिगेशन आएगा तो उसकी भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, उस पर अगर प्रमाणित हो जाए। पटना में रास्ते के विवाद को लेकर गोली चलने का मामला सामने आया है। दुल्हिन बाजार के बड़ीचक गांव में रास्ते के विवाद में कई राउंड गोलियां चली। फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन राजधानी में चली इस गोली ने कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। पुलिस मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंची और खेत से राइफल जब्त किया। वहीं सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फायरिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। नालंदा की दीपनगर में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि तकिया पर निवासी अपने गांव के सूर्य मंदिर के पास बैठे थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। भाई साहब किसी को पैसा दिए हुए थे, बीच में कुछ बोला बोली भी हुआ था और पहले से भी दुश्मनी लोगों से चल ही रहा था, लेकिन बीच बीच में लड़ाई भी होते रहता था। कभी कभी गांव से गांव में आदमी लड़ाई करते रहता था, अगल बगल भी लड़ाई होता रहता था, लेकिन इसका आभास नहीं था कि कोई मेरा भाई को ऐसे करेगा। सिवान में एक बाइक चोर ने बेहद ही शातिराना अंदाज में बाइक चोरी कर फरार हो गया, लेकिन उसकी एक करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। देख सकते हैं आप कैसे बाइक सवार पहले उस बाइक पर बैठकर चाबी लगाता है और लॉक खोलकर इधर उधर देखता है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि कोई आसपास नहीं है तो तुरंत बाइक लेकर फरार हो जाता है। ये देखिए, यह घटना मैरवा की है। बाइक सवार बैंक में पैसा निकालने गया था, तभी चोर ने बाइक पर हाथ साफ कर लिया।
जिन हाथों ने दूसरों की सांसें छीनी थी, अब वही हाथ लोगों के सांसों को टूटने से बचाने में लगे हैं। जी हां, मोतिहारी सेंट्रल जेल के बंद सजायाफ्ता कैदी अपने दामन पर लगे खून के धब्बे को अपने पसीने से धोने में लगे हैं। जेल में हत्या जैसे संगीन अपराधों की सजा काट रहे कैदी जेल के अंदर पीपीई किट बना रहे हैं। हालांकि कोरोना संकट शुरू होने के समय से ही जेल के कैदी मास्क बना रहे हैं, लेकिन जेल अधीक्षक की पहल पर अब कैदियों ने पीपीई किट भी बनाना शुरू किया है, जिसकी जानकारी मिलने पर एसपी नवीन चंद्र झा ने एक विशेष तरह का प्लास्टिक उपलब्ध कराकर पीपीई सप्लाई का ऑर्डर जेल प्रशासन को दिया। जेल के कैदियों ने जिला पुलिस को 32 पीपीई किट सप्लाई किया है। हालांकि पीपीई किट की मत अभी निर्धारित नहीं की गई है। पूर्णिया और सहरसा प्रमंडल के जिलों में कोसी नहर प्रणाली भी है और इसे संचालित करने वाला विभाग भी, लेकिन कोसी नहरों में पिछले कई सालों से कुछ मुख्य नहरों को छोड़कर अधिकतर नहरों में पानी ही नहीं आता। 2008 के कोसी त्रासदी के बाद तो गांव के लोग धान, गेहूं और मक्के की खेती नहरों के पानी से करना ही भूल गए हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेंद्र पाठक ने। पूर्णिया और सहरसा प्रमंडल के जिले में कोसी नहर प्रणाली विकसित की गई थी, लेकिन कोसी नहर प्रणाली पिछले 1 दशक से काम नहीं कर रही है, बल्कि किसानों को परेशान करने का कारण बन गई। इस नहर प्रणाली की बेकारी की वजह से नहर के आसपास से जुड़े किसान कोई लाभान्वित नहीं होते हैं और हर खरीफ की खेती के पहले और रबी सीजन के खेती के पहले ये बात याद आती है कि आखिर इन नहर प्रणालियों का लाभ किसानों को क्या मिल रहा है। हमारे साथ एक अनुभवी किसान हैं, हम इनसे बात करते हैं। सरकार बात करती है जल प्रणाली का, तो कई बार सरकार से हम लोगों ने कहा, पर इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता है। इस कोसी इलाके के किसान परेशान है, त्रासदी में है, उनको हर जगह बोरिंग करवाना पड़ता है और दुनिया भर का खर्चा करके पटवन करना पड़ता है। खरीफ पटवन के लिए पानी बैराज से खोला जाएगा, यही हमारा शेड्यूल। तो 1 सप्ताह के अंदर जो है पूरे टेल एंड तक पानी चला जाएगा और हम लोगों का पूरे सिस्टम का, पूरे टीम का हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी किसान है, हमारे नहरों से जो भी किसान जुड़े हुए हैं, उनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं हो और उनको पटवन जो है भरपूर मुहैया कराएं। ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं। छपरा में गरखा थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव में सरकार के निर्देशों की अनदेखी करते हुए निजी विद्यालय के संचालन का मामला सामने आया है। स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते दिख रहे हैं। बच्चों ने मास्क भी नहीं लगाए हैं। वहीं डीएम ने मामला संज्ञान में आते ही जांच का आदेश दे दिया है। ऐसा कहीं भी अगर आता है हमारी जानकारी में तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। कोरोना से निपटने के लिए पटना में इंडोर स्टेडियम को ही अस्पताल का शक्ल दे दिया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मदद से पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अस्पताल बनाया गया है, जहां मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। जिस बिल्डिंग में बेडों की ये कतार दिख रही है वो दरअसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कोरोना से लड़ाई के लिए इसे अस्पताल में बदल दिया गया है। इस स्पेशल अस्पताल में खास इंतजाम किए गए हैं। कहीं ग्रीन जोन, कहीं रेड जोन, तो कहीं नर्सेस स्टेशन। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग वार्ड। यकीन नहीं होता कि ये वही जगह है जहां कभी प्रो कबड्डी लीग के मैच हुआ करते थे। ये जरा देखिए कि यहाँ पे अगर आप घुसेंगे तो ये ग्रीन जोन बनाया गया है, जहाँ पे बाहर से जो लोग आते हैं, वो पेशेंट आते हैं या उनके गार्जियन, वो यहाँ हो सकेंगे। और यहाँ से ये रेड जोन की शुरुआत होती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेशेंट होंगे। आपको दिखा दो कि यहाँ से हॉस्पिटल जो है वो आप अंदर जा सकते हैं, जहाँ 100 बेड की जो हॉस्पिटल है वो तैयार किया गया है। और ये नज़ारा ज़रा देखिए कि ये पूरी तरह से हॉस्पिटल में तब्दील है और यहाँ लगभग 100 बेड कोविड पेशेंट के लिए बनाया गया है। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे कभी आप प्रो कबड्डी लीग देखा करते होंगे। यहाँ पे कभी आप कई मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस आप देखते होंगे। अस्पताल में इलाज का पूरा इंतजाम है। हर बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जा सकती है। इस अस्थायी अस्पताल को डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने बनाया है और यहाँ कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज होगा।
बिहार सरकार ने संस्था को अस्पताल बनाने के लिए ये जगह दी। अस्पताल में 180 स्टाफ हैं और इलाज से लेकर दवा तक की व्यवस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ही की है। 100 बेड का एक ट्रीटमेंट हॉस्पिटल बनाया है टेम्पररी, एक इंडोर स्टेडियम में। तो बिहार सरकार ने हमें ये जगह दी कि आके हम यहाँ पे एक ट्रीटमेंट कोविड के मॉडरेट केसेस जो हैं उनके लिए फैसिलिटी बनाएं। तो सुविधाओं के तौर पे हम लोग इधर मुफ्त इलाज करेंगे सारे पेशेंट्स का। हमारे पास जो स्टाफ है 180 तक का स्टाफ है, जो कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स अपना खुद स्टाफ लेकर आई है। एक बड़ी पहल कह सकते हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और बिहार सरकार की एक ऐसी पहल जहां पे 100 से ज्यादा मरीज देखे जा सकते हैं और भी बिल्कुल मुफ्त, जिनसे एक पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि बिहार सरकार और इस संस्था की एक सराहनीय पहल जरूर है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।